हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो फॉर CSIR नेट एग्जाम। ठीक है, तो CSIR UGC नेट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस और अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इन सब के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है वो सेम होता है। ये आपकी जो जून 2024 की नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, प्लस जून 2024 की जो आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है उसमें जनरल एप्टीट्यूड के लिए सिलेबस भी मेंशन होकर आया हुआ है, जिसमें आपको सिलेबस एक मेंशन किया गया है जिसका नाम है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो इसी न्यूमेरिकल एबिलिटी पर रिलेटेड आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस 15 क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखने से पहले एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बस मैट कैम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन से, और उस पर जाकर आपको मॉक टेस्ट सर्च करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट सर्च करना है जाकर उसके स्टोर सेक्शन में, वहां पर आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा जनरल एप्टीट्यूड का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, फ्री कंटेंट होगा वहां पर, ऐप पर आप उसको कर सकते हैं। अगर वहां पर प्रॉब्लम हो कोई भी तो आप चैट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर टीम आपको बता देगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इसको नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। 15 जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। इसके अलावा मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हमने अभी कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी। किसकी? एप्टीट्यूड की। तो यूट्यूब पर जब आप मैट कैम क्लासेस का यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पर आप जाकर जब इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जिसमें 6 वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो कि आपकी CSIR नेट के सिलेबस का, जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है ना, उसके अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। पहली वीडियो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की, दूसरी वीडियो है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपका होता है उससे क्वेश्चन है, तो सर्कल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। एंगल्स और ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, उसके क्वेश्चन किए गए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो स्पीड डायरेक्शन अलग अलग करके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तेज सर ने डिस्कस किए हुए हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए गए हैं, और स्पीड, टाइम और डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। और आज इसी प्लेलिस्ट में अपनी ये वाली वीडियो ऐड हो जाएगी जिसको आज अब आप इस समय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देरी नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर 2024 के लिए और जून 2025 के लिए मैट कैम क्लासेस R1 बैच अनाउंस कर रहा है। ठीक है, इस बैच के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 10 जून को इसकी ओरिएंटेशन क्लास होनी है, 10 जून के बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ मैट कैम क्लासेस के CSIR नेट केमिकल साइंस के टॉपर्स हैं। JRF ऑल इंडिया रैंक 1, JRF ऑल इंडिया रैंक 3, JRF ऑल इंडिया रैंक 6 आई हुई है मैट कैम क्लासेस के ऐप से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। क्या है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को जरा ध्यान से समझिए। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 में ये 4 यूनिट डिजिट है 24 का, और ये 0 यूनिट डिजिट है किसका? 10 का। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2400 आ जाएगा। 2400 आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लीकेशन से यूनिट डिजिट आया है, मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आया है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए आए एग्जाम में, कभी भी आपको क्या है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आए, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल, आपको जो भी नंबर्स है ना उनके यूनिट डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे देखिए, इस 4 का इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तुम, इस 4 का 0 के साथ, इसके यूनिट डिजिट का इसके यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? आपको आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो मिल जाएगा। तो हमेशा यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से आंसर का यूनिट डिजिट मिल जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। कह रहा है 433, 456, 43n, n एक कोई नंबर है, ठीक है, इज n+2 यूनिट डिजिट ऑफ, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज n+2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? कह रहा है 433 इंटू 456 इंटू 43n, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट n+2 है। ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए,
इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। तो कुछ भी आए, मतलब आंसर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट 8 होगा, तो मतलब पहले दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो इनका यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा, ये कंफर्म है। आगे कुछ भी नंबर आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 8 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n+2 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 8 को n से मल्टीप्लाई करने पर 8 को n से मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट डिजिट n+2 आना चाहिए। तो बताओ ऐसा क्या हो सकता है? अगर मैं 8 में 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 आएगा ना। तो 48 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। 8 को मैं 6+2 लिख सकता हूं। कंडीशन फ्लो हो गई, n से n+2, तो n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्या कह रहा है? 2 की पावर 3 की पावर 4। अगर आपको दिख ना रहा हो तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं। 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7। पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है? यूनिट डिजिट निकालना है। जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन आए ना तो सबसे पहले चेक किया करो कि क्या किसी भी तरीके से कहीं पर किन्हीं दो एलिमेंट्स का एडिशन 10 आ रहा है क्या। क्योंकि अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो उसमें से एक नंबर 10 हो गया तो वो आपस में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आखिरी में 0 ही आएगा आंसर में। तो ऐसे ही इसको चेक करना है। देखो 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर आप कितनी भी चढ़ा दो, जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। ये बात सत्य है? ये बात सही है कि नहीं सही है? तो इसका मतलब है यहां से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो इवन होगा। वो क्या होगा? इवन होगा। ये बात क्या हम सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद 5 की बात करते हैं। 5 की पावर में आप कितनी भी पावर चढ़ाओ, देखना लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है या फिर 5 आता है। या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। एंड आई थिंक पावर जब चढ़ाओगे ना आप, तो पावर 5 की पावर चढ़ाने पर 5 ही आएगा। 5 की टेबल में 0 और 5 आता है, बट 5 की पावर चढ़ाओगे तो आई थिंक लास्ट में 5 ही आएगा। तो इसका मतलब है इवन नंबर से 5 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका मतलब है 0 ही आएगा। 2 से 4 से 6 से 8 से 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमेशा उस जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें लास्ट में 0 आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 4 3 5 6 0 आ रहा होगा। तो अब कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 6 इंटू 10 अलग कर सकते हो। तो अब अंदर कुछ भी कितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उनमें आखिरी में तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 तो रखना पड़ेगा ना। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन के आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, सिंपल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, विच इज कंप्लीटली, अब डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई। देखो कोई भी नंबर हो, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर है वो सीधा, तो कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में, लास्ट में 2 3 एंड 7 8 कभी नहीं आता है। 2 3 7 8 इज नेवर कम्स ऑन द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में तो सबसे पहले तो इसी कंडीशन को चेक कर लो। देखो ये तो 00 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये है ना नंबर, इसको ऐसे लिख सकते हो 9408 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यही आपको चेक करना है। तो इसमें तो 8 आ गया लास्ट में, नहीं होगा। इसमें 2 आ गया, नहीं होगा। इसमें 2 आ गया, नहीं होगा। इसमें है 6, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर ही वही है, तो डिविजिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चंस को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो
कह रहा लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 52, 56, 78 एंड 91। 5 डिजिट्स का जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड लीस्ट नंबर हो जाए, हाँ सबसे छोटा नंबर हो जो कि डिविजिबल हो इन सब नंबर्स से। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, डिविजिबिलिटी चेक करें कि इन सारे नंबर से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, सारे ही 5 नंबर के हैं। ठीक है, 2 आ जाएंगे तो उसमें लीस्ट नंबर प्रेफर कर लेना। देखो अब इसमें क्या करना होता है, जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आए उसमें कुछ रूल है डिविजिबिलिटी के। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 456 है, तो ये नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब इसके जितने भी नंबर्स हैं 4, 5 और 6 को आपस में ऐड करने पर जो आंसर आ रहा है, तो 5, 4 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, तो ये 15 आया, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि उसके जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपस में ऐड कर दो, जो आंसर आया अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहली बात। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया करो, 3 के बाद चेक किया करो 9, अगर उसके सारे नंबर्स का एडिशन से जो आंसर आ रहा है वो आंसर अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 9 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 7, 5 वाला मैंने बता दिया, 5 वाला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 5 में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा होगा या फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रही होगी तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 का हो गया, 5 का हो गया, 4 और 2 का तो सेम ही है, वो तो सिंपल हो जाता है। इसके बाद 6 का भी सेम है। ठीक है, अब बात करती है 7 की, तो 7 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, 3, ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए कैसे चेक करते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक बता रहा हूं। इसके लास्ट 3 डिजिट्स 673, इसको माइनस कर दो इसके पहले इसमें जितने भी नंबर्स हों। ठीक है, जैसे 45 है, ये बड़े नंबर्स के लिए, ये छोटा नंबर तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, अगर 4 डिजिट से छोटा नंबर है तो तुम 7 से डिवाइड करके देख लेना, लेकिन 4 से बड़ा हो तो आप क्या करोगे, पहले 3 नंबर्स को लिखकर लास्ट के 3 नंबर्स को लिखकर पहले 2 नंबर्स को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 45 यहां से माइनस करेंगे तो पहले तो यहां पर 8 बच रहा है। ठीक है, 13 में से 8 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ पर 6 बच रहा है। फिर आपको चेक कर लेना होगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नंबर यहाँ पर 7 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपको देखो जरा ध्यान से, पहला यहाँ पर पहला है ये 13, 52 है, तो 52 देखते हैं। 52, अगर कोई नंबर 52 से डिविजिबल है तो वो 52 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 52 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है इसका मतलब है वो 13 से भी डिविजिबल होगा और वो 4 से भी, 13 4 जा 52 लिख सकते हैं ना, तो वो नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो 13 से तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, 13 से ट्रिकी हो जाएगा, कोई दूसरा नंबर ढूंढते हैं जिसमें अपने काम की चीज हो। जैसे ये 91 है, 91 में 7 आई थिंक आ सकता है। कितना होता है 91 किस टेबल में आता है, 13 में आता है क्या, 13 से 13 6 जा 78, 13 7 जा 90, ये होता है ना, 13 7 जा होता है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 90 था, 13 7 जा 91, 13 6 78, 81 91, हाँ, तो ये 91 से डिविजिबल होगा अगर नंबर, तो वो 13 से भी डिविजिबल होगा, वो 7 से भी डिविजिबल होगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया। तो चेक कर लो किस नंबर में ये चीज अलाउ हो रही है। 290, तो इसको लिखो 290 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 280 क्या 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 4 जा 28, यस 40 टाइम्स जाएगा, तो ये डिविजिबल हो गया 7 से, तो ये भी हो सकता है। अगला चेक करो 860 माइनस 10 करेंगे तो 850, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से तो आई थिंक नहीं होगा, 12 टाइम्स जाएगा, तो ये नहीं होगा 7 से डिवाइड। इसके बाद इसको चेक करो, ये हो जाएगा 9100, देखो 920 से 10 माइनस करोगे तो ये 910, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 91 7 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल अभी हो जाएगा, कितनी 13 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 13 टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स ही तो जाएगा, 7 1 जा 130 टाइम्स, सॉरी 130 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो ये भी 7 से डिविजिबल है। इसको चेक करो,
580 में से आप माइनस करेंगे 10 को तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 570। तो 570 क्या 7 से डिविजिबल है? ये तो नहीं है आई थिंक। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो ये नहीं है डिविजिबल। तो इन दोनों में से आपसे क्या पूछा हुआ है, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर देख लो भाई, वो 10920 है, ये 10290 है, तो ये छोटा नंबर है, ए आपका आंसर हो गया। सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। चलिए इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको करने होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो यहां पर भी डिविजिबिलिटी का ही खेल है। कह रहा है कि let x be the smallest number which when added to 2000 make the resulting number divisible by 12, 16, 18 and 21। ठीक है, देखो मैंने तुमको बताया जब भी डिविजिबिलिटी का रूल है तो 3 और 9 को ढूंढो। तो देखो अगर वो नंबर 18 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 2000 में कुछ ऐसा x नंबर जोड़ दिया जाए कि ये किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और x के डिजिट्स का सम क्या होगा, बस उसने इतना पूछा हुआ है, x के डिजिट्स का सम क्या होगा। डिजिट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखो अगर मैं इसको 2007 कर दूं ना, तो 2007 के सारे डिजिट्स का एडिशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये x सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, तो x की वैल्यू सबसे कम कितनी रखी जा सकती है, 7 रखी जा सकती है। तो उसके सम ऑफ डिजिट्स पूछे या फिर वो सीधा डिजिट ही पूछ लेता तो उसका आंसर 7 होगा। इससे अगला नंबर क्या हो सकता है, आपको 9 ही तो करना है ना, तो इसमें आप 9 और ऐड कर दीजिए इसी में से, तो 16 हो जाएगा। तो 2016 भी आपका क्या है, तो ये x की वैल्यू 16 भी हो सकती है, तो 16 में भी इसका एडिशन 7 ही होगा। ठीक है, बट स्मॉलेस्ट पूछ रहा है उस हिसाब से 7 लेंगे, सी आंसर लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं किसके, CSIR नेट में केमिकल साइंस के डिविजिबिलिटी के न्यूमेरिकल एबिलिटी से। ठीक है, इस बार सिलेबस मेंशन किया गया है तो इस बार पक्का क्वेश्चन वहीं से पूछेगा डिटेल में। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 18, 21, 24 रेस्पेक्टिवली एंड लीव्स द रिमाइंडर दिस एंड दिस। एक कोई नंबर है, ठीक है, 4 नंबर का लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, जो कि इन नंबर से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर छोड़ देता है। तो एक कॉमन चीज देखो, 15 से डिवाइड करने पर 11 बच रहा है, मतलब 15 में अगर जैसे देखो ये एक x नंबर है, इस x नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो 15 से, तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 11 बच जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस x में 5 ऐड और कर दूं, सॉरी 5 नहीं 4, अगर इस x में 4 और ऐड कर दूं तो रिमाइंडर 4 की जगह 11 प्लस 4 बचेगा। इसका मतलब है रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, क्योंकि 15 बचेगा और 15 फिर कट हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर आपने उस नंबर पे 4 ऐड कर दिया तो वो 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 18 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर अगर 14 बच रहा है, तो अगर आप उस नंबर में 14 में मतलब उस नंबर में अगर आप 4 और ऐड कर दें तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को। 21 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर 17 बच रहा है, तो अगर आप उस नंबर में 4 ऐड कर देंगे तो वो 21 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको 4 ऐड कर देना है उस नंबर में, जो भी नंबर होगा उस नंबर में 4 ऐड कर देना है, तो वो जो नया नंबर बनेगा वो नंबर इन सब से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो आप अपने ऑप्शन ही बदल लो, आप सारे ऑप्शन में 4 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, 5 और ये 6, 1 हो जाएगा। जब इसमें 57 में 4 ऐड करोगे, ये 7, 5, 6, 0 हो जाएगा जब आप इसमें 4 ऐड करोगे। ये 5, 6, 7, 9 हो जाएगा, ये 7, 6, 6, 8 हो जाएगा। ये हो गया नंबर जो कि ये नंबर्स क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। मतलब इनमें से ही कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए इन सारे नंबर्स से, क्योंकि 4 ऐड करने के बाद वो इन सब से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप 4 माइनस करोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 15 का देख लो। अगर कोई नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा तो उसके यूनिट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। ऐसा सिर्फ एक जगह दिख रहा है 0, तो इसका मतलब है इसका रिस्पेक्टिवली 7, 5,
556 इज द करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है ना? बस डिविजिबिलिटी के बाद अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है और वो रिमाइंडर कॉमन है तो उसको ऐड कर दो अपने ऑप्शंस में और फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये आपका आ गया क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, ये से रिंगिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आपके नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि बीप करती हैं। एक बीप करती है हर 48 सेकंड में, दूसरी करती है हर 72 सेकंड में और तीसरी करती है हर 108 सेकंड में। सुबह 10 बजे सारी घड़ियां एक साथ रिंग करी थी, बीप करी थी, तो अगला कौन सा समय होगा जिसमें वो फिर से दोबारा बीप करेंगी? ठीक है, तो देखो ये हर 48 सेकंड में बीप करती रहती है, हर 72 सेकंड में बीप करती रहती है, हर 108 सेकंड में बीप करती रहती है। तो इसका मतलब है ऐसा समझ लो कि ये 48 का टेबल पढ़ रही है, ये पढ़ रही है 72 का टेबल पढ़ रही है और ये 108 का टेबल पढ़ रही है। तो इनकी टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो सब में कॉमन हो जाएगा, उस समय सब एक साथ बीप कर जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना। तो आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो ये हो गया 48, ये हो गया 72, ये हो गया 108। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 6, या फिर इसको ऐसे लिखो 12 इंटू ऐसे 12 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखो 12 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिखो 12 इंटू 3 इंटू 3, आई थिंक ना, 12 9 जा 108। ठीक है, तो अब कॉमन कॉमन ले लो जो कॉमन टर्म होते हैं। तो 12 12 12 काट दो, ये आ गया 12। इसके बाद 2 2 वहां नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 ले लो। इसके बाद 2 ले लो, ये वाला भी। इसके बाद ये 3 3 ले लो। इसके बाद 3 बच गया तो इस 3 को भी ले लो। ठीक है, तो यहां से कर लो 12 4 जा 48, ठीक है, इंटू 9। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 ही तो होता है ना, 8 नविया 8 72, हाँ, तो 2 आ गया, यहाँ 7 बच गया, तो 9 4 जा 36, 36 और 7 43। तो 4:32 सेकेंड्स बाद, सुबह 10 बजे के 4:32 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, सब एक साथ फिर से बीप करेंगी। तो अब यहां पर तो मिनट में आंसर दिया हुआ है ना, तो पहले इसको डिवाइड कर लो। 4:32 को अगर आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 7 मिनट्स और 6 7 जा 42, 7 मिनट एंड 10 सेकेंड। तो 7 मिनट एंड 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, दोबारा बीप करेगी। तो सुबह 7:10 बजे बीप करी थी, तो 10:07 पे यहाँ पे बीप कर जाएंगी सारी दोबारा। तो इस तरीके से आपका आंसर करना होता है, ये बीपिंग वाला, या फिर जहां पर ऐसा कुछ चल रहा हो कि ये ऐसे ऐसे करता है, दोबारा कब एक साथ कॉमन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15 and their HCF is 81. How many pairs of such number are possible? अब ये LCM और HCF के कुछ बेसिक रूल्स आपको इसके लिए पहले पता होने चाहिए। देखो, अगर कोई नंबर का HCF मान लीजिए ये है, जैसे 81 है, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन नंबर्स में वो फैक्टर होगा। तो मतलब आप उन नंबर्स को इस तरीके से मान सकते हैं, ये 81x होगा ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो होगा वो होगा 81y, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना HCF 81। तो वो जो नंबर होंगे वो 81x और 81y के टर्म में लिखे जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो x एंड y होते हैं ना, x और y होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का मतलब उनमें किसी भी तरीके का फैक्टर कॉमन नहीं होता है। जैसे 1 and 3 को प्राइम नंबर्स हैं, 1 and 3 एक दूसरे के को प्राइम है, 2 और 4 एक दूसरे के को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में 2 ऑलरेडी अवेलेबल है एज अ फैक्टर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के बीच में उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब 1 को मत ले लेना, जैसे 11 और 1 भी को प्राइम है,
ठीक है, लेकिन 2 एंड 11 को प्राइम नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 12 में 2 एज अ फैक्टर अवेलेबल है। आ रही बात समझ में इतनी? तो ये हो गई बात। तो हाँ, तो जो दो नंबर हैं उनका सम क्या है, तो HCF 81 है, तो लेट द नंबर्स विल बी 81x एंड 81y, द सम ऑफ टू नंबर। तो ऐसे लिख लो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। तो यहां से x प्लस y इक्वल टू क्या निकलेगा, 1215 डिवाइडेड बाई 81। तो 81 से डिवाइड करके देखते हैं, पहली बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो 81 हो जाएगा, बचेगा कितना, 40 बचेगा। 81 चला जाएगा तो 40 बचेगा, तो 405 बचेगा। फिर इसके बाद 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 405, हाँ तो 15 टाइम्स हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, पहले टोटल पेयर्स निकालो, फिर उनमें से उन पेयर्स को सिलेक्ट करना होगा जिनके पेयर्स एक दूसरे के को प्राइम है। तो देखिए 1 प्लस 14 हो सकता है, 1 कॉमा 14 हो सकता है, 2 कॉमा 13 हो सकता है, 3 कॉमा 12 हो सकता है, 4 कॉमा 8 हो सकता है, 5 कॉमा 7 हो सकता है, 6 कॉमा 6 हो सकता है, ठीक है, और 7 कॉमा 5 तो हो ही गया, वापस इसको कैंसिल करो, ठीक है, और क्या बचा, 8 कॉमा 4 हो ही गया आई थिंक, फिर 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 हो गया है ना, 9 प्लस 6 हो गया, और 10 प्लस 5 हो गया, और 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 हो गया, और 12 प्लस 3 हो ही गया है, ठीक है, और 13 प्लस 2 भी हो गया, 14 प्लस 1 भी हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से, को प्राइम नंबर्स कौन है एक दूसरे के, जिनके एक दूसरे के बीच में कॉमन नहीं है। सामने ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 10 नंबर वो हैं जो आपके JRF कंफर्म कराएंगे, ठीक है। तो 1 और 14 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, दिस कैन बी योर आंसर। 12 एंड 13 एक दूसरे के को प्राइम है, 3 एंड 12 एक दूसरे को प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 में नहीं 12 में आपका अभी 3 ऐसा फैक्टर अवेलेबल है, 4 8 में भी ऐसा ही है, 5 और 7 एक दूसरे के को प्राइम है, ये हो सकता है 6 और 6 नहीं होगा, 9 और 6 में, तो जरा ध्यान से देखो, 9 और 6 में कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, 3 में 6 में आपका 3 एक फैक्टर है, और 9 में भी एक 3 एक फैक्टर है जो एक दूसरे में कॉमन है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 11 और 4 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं पेयर्स आपके 4। तो हाईएस्ट नंबर अगर पूछ लेता कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, HCF इज दिस, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, तो हाईएस्ट के लिए आप 11 4 को रखकर देखते, और 11 4 को कहां रखते, ये 81 में 11 मल्टीप्लाई करते और 81 में 4 मल्टीप्लाई करते, और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये दोनों नंबर, जो हाईएस्ट नंबर पूछता तो उस हिसाब से हाईएस्ट फैक्टर ले लेते, लोएस्ट नंबर पूछता तो लोएस्ट फैक्टर ले लेते, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा, ठीक है। टाइम अभी अपने पास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सर्वेंट वॉज हायर्ड फॉर अ फिक्स डेज फॉर विच ही हैड टू रिसीव रुपीज दिस 3239 and he was absent for some days and only 2923 rupees was paid. What was his maximum daily wages? देखो, एक एम्प्लॉय था, उसको 3239 रुपीज कुछ नंबर ऑफ एक्स डेज के लिए देने थे, मान लो एक्स डेज उसको आना था, और हर दिन की उसकी जो सैलरी थी वो वाई थी, ठीक है। अब वो कुछ दिन नहीं आया, तो कुछ दिन नहीं आने की वजह से उसको ये 2923 सैलरी दी गई है। तो देखो, इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं आपको पर डे के 10 रुपीज या पर डे के 100 रुपीज मिलने थे, मैं आपसे कहता कि आपको पर डे के 100 रुपीज मिलने हैं, अगर आप सारे दिन आते तो आपको 100 रुपीज मिल लेंगे, सॉरी पर डे के 100 रुपीज मिलने थे, अगर आपको 10 दिन आना है तो आपको 1000 रुपीज मिलना है। अब कुछ दिन आप नहीं आए, तो आपको मान लीजिए मैंने 800 रुपीज दे दिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो वो 100 रुपीज हैं जो पर डे आपको देने थे,
उस नंबर की टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। और अगर मुझे ये फैक्टर, ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इन दोनों नंबर्स का, और मुझसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम, तो ये नंबर मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसको बोल देते हैं हाईएस्ट इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। आपको समझ में तो आ रही ना सारी बातें, जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों नंबर्स का। किस किस का? 3239 एंड 2923 का आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये और ये एक ही टेबल में आ रहे होंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो उसके लिए यार देखिए आपको क्या करना होगा, आप जो आपका स्मॉलर नंबर है 2923 को डिवाइड कर दीजिए 3239 से, तो एक बार ही जाएगा, तो एक बार ही डिवाइड कर देते हैं 2923। बचेगा क्या? रिमाइंडर देखो, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर आई थिंक 3 बचेगा, ठीक है। तो 316 जो है ना, ये देखो 316 की आप चाहो तो टेबल भी कंफर्म करके देख सकते हो। 316 की टेबल में ही ये आ रहा है, 316 की टेबल में ही ये आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर जो मैक्सिमम वेजेस था और उसमें से कुछ दिन बंदा नहीं आया हुआ है, तो उसको जो कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो कम पैसे और बड़े पैसे हैं ना, वो उसी पर मंथ पर डे मिलने वाले जो नंबर्स हैं उन्हीं की कॉमन नंबर की टेबल में ही आ रहा होगा, ठीक है। तो 316 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, ठीक है। लेकिन 316 तो दिया नहीं हुआ एग्जाम्पल पे, तो इसका मतलब है 316 को और फैक्टराइज करो, और वो भी करो हाईएस्ट नंबर के साथ फैक्टराइज करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैसे करूं, 316 को फैक्टराइज करूं, मुझे 80 के आसपास में फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मैं 80 से फैक्टराइज करूंगा तो होगा नहीं, 80 इंटू 4 तो होगा नहीं, 80 इंटू 4 तो होगा नहीं, तो 79 इंटू 4 करके देखता हूं। तो 9 4 जा 36, 3 बचा, और 4 7 जा 28 और 31, यस। तो इस नंबर, अगर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसके फैक्टर्स का में जो 79 है, ये भी हो सकता है कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का। और हाईएस्ट जो पर डे डेली वेजेस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर 79 हो जाएगा, समझ रहे हो। वरना जो हाईएस्ट पॉसिबल हो सकता है वो 316 हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस के आधार पर उसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो 79 ऑप्शन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। आ रही बात क्लियरली समझ में? इशू तो नहीं है ना कोई? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इस दिया हुआ है, लार्जर नंबर निकालना है। देखो कुछ रूल्स समझ लो एलसीएम और एचसीएफ के। अगर कोई दो नंबर का एचसीएफ मान लीजिए, इसी हिसाब से देख लेते हैं, 48 है, तो वो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 48x और वो 48y हो सकते हैं, जहां पर x और y एक दूसरे के क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम होंगे, ठीक। अगर दो नंबर का एलसीएम जो है वो, अगर ये दो नंबर 48x और 48y हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 48 इंटू एक्स वाई, ठीक। ये भी हम लोग कर भी चुके हैं। देखो जैसे अगर 48x, तो ये क्या है, 48 इंटू एक्स। दूसरा नंबर क्या है, 48 इंटू वाई। अब मैं कहूं इन दोनों का एलसीएम लेकर दिखाओ, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, 48 लिख देंगे कॉमन वाले को, और जो कॉमन नहीं होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बार बार, है ना। तो यहां पर इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 48xy। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। तो और दूसरी एक और बात, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 48x इंटू 48y, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दियर एलसीएम एंड दियर एचसीएफ। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3-5 दिया हुआ है, तो पहला नंबर होगा 3x और दूसरा नंबर मान लेते हैं 5x, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि हाँ, तो अब ये वाला रूल लगा देते हैं, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू 48 इंटू 720,
ठीक, तो यहां से आएगा 15 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए भाई आपस में, कैलकुलेटर आपको दिया ही होगा एग्जाम में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 48 इंटू 72 करके आएगा आपका 48 इंटू 720, एक मिनट, 48 इंटू 720 34560, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, तो यहाँ आएगा 2304 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 2304 कितना होगा, ये आएगा आपका 48, ये x यहां से क्या आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 48 आ गई। लार्जर नंबर पूछा है तो लार्जर नंबर क्या होगा 5x, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा, 240 इज द करेक्ट आंसर। आ रही बात क्लियर समझ में कि नहीं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये सारी चीजें तो कैलकुलेटर दे ही रखी होंगी, कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर दिस, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ दियर नंबर्स, सम ऑफ दियर नंबर्स पूछ रहा है आपसे। देखो HCF क्या है 23 है, LCM क्या है 1771 है, ठीक है, तो जो दो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 23x होगा, एक होगा 23y, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो 23x दोनों नंबर का एडिशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सम, फाइंड द सम ऑफ दियर नंबर्स, ठीक है, तो यहां पर आप 23 कॉमन कर लेंगे, यहां से आएगा x प्लस वाई, यही नंबर आपसे पूछ रहा है, तो अब x और y एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, और यहां पर फाइंड द सम ऑफ दियर नंबर्स, x और y एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, प्लस LCM इंटू HCF। अच्छा, इसके बाद जरा ध्यान से देखो, जो LCM होगा वो 23xy होगा कि नहीं होगा, जो LCM होगा वो 23xy होगा कि नहीं होगा, तो 23xy होगा, इसका मतलब है 23xy इज इक्वल टू कितना होगा 1771, तो 23 से डिवाइड करेंगे आप यहां पर, तो आई थिंक कितनी बार जाएगा, एक देख लेता हूं मैं, 23 से डिवाइड करेंगे आप, तो आएगा 77 टाइम्स जाएगा, क्या 77 टाइम्स जाएगा आई थिंक, ठीक है, 1771 डिवाइडेड बाई 23, हाँ 77 बार गया, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 हो सकती है और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, सॉरी x की वैल्यू 7 हो सकती है। भाई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 77 कब आ सकता है, जब एक नंबर कितना हो 7 हो और दूसरा नंबर कितना हो 11 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर 77 हो, बस यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। अब अगर आपने ये वाला पॉसिबिलिटी देखी, मानी कौन सी 1 और 77 वाली, तो ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ये, क्यों नहीं होगी ये, वैसे तो अब कोई जरूरत ही नहीं बची हुई है इन दोनों का एडिशन, अच्छा हाँ चलो बची हुई है, ये वाला नंबर नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप अब इनमें से एक नंबर x की वैल्यू 1 मान ली, तो ये जो दोनों में से एक नंबर होगा 23x, एक नंबर हो जाएगा 23 और दूसरा नंबर हो जाएगा 23 इंटू 77, उसने कहा है 2 3 डिजिट नंबर्स, तो 23 तो 3 डिजिट नहीं रहेगा, और 77 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा, ये भी 3 डिजिट नहीं रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चन के आधार पर इसकी जगह ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू देखो, ये एडिशन निकालना था, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, तो 23 इंटू 18 ये एडिशन हो जाएगा, तो 23 इंटू 18 कर लो, यहीं से ऐसे ही चेक कर लो, 8 3 जा 24, यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए, ये हो गया आंसर आपका, बी आंसर हो गया, ठीक है। बाकी कंफर्म कर लेते हैं, 23 इंटू 18 आ गया 414, देखो यूनिट डिजिट से ही आंसर निकाल लिया आपने,
है ना, मल्टीप्लाई आपको करना ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया आपके सॉल्व होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, डिविजिबल पूछ रहा है कि आपस में कौन इसमें डिविजिबल होगा। तो इसमें आप एक काम करो, 4 की पावर 60 है, 61 है, 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63 है। आप 4 की पावर 60 कॉमन कर लो सबसे, अंदर बचेगा यहां पर क्या, 4 की पावर 1, यहां बचेगा 4 की पावर 2, यहां बचेगा 4 की पावर 3, या 4 की पावर 61 ही कॉमन कर लो, 4 की पावर 61 कॉमन कर लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4 की पावर 1 और यहां बचेगा 4 की पावर 2, हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 61 और अंदर बचेगा 21। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो एडिशन होगा ना, ये एडिशन डिविजिबल होगा 21 से। 21 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। तो ये जो एडिशन होगा ना, ये 3 से भी डिविजिबल होगा और ये 7 से भी डिविजिबल होगा। 3 7 में से 3 दे रखा है, लगा दिया आंसर, खत्म। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, 5 की पावर 71 कॉमन कर लो, यहां बचेगा 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 25, क्या हो जाएगा 31, अंदर क्या हो जाएगा 31। 5 की पावर 71 इंटू 31, 31 तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो आप क्या करो 5 को और मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो 5 की पावर 70 इंटू 31 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 155। ठीक है, 155 ऑप्शन में दे रखा है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। ऐसे जब पूछे आपसे ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, तो आप जो पावर्स होंगी ना उनका HCF ले लो सबसे पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो। यहां तो लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। 24, 36, 48, 60 है, इसका मतलब है 12 कॉमन फैक्टर हो सकता है इनका। तो आप 12 कॉमन फैक्टर ले लो, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 12, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 12, यहां हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 12, ठीक है, और यहां हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 12। जब पावर्स हायर पावर सेम हो गई, अंदर वालों को ओपन कर लो। 2 की पावर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 32, 2 जा 64, यही तो हो जाएगा ना। 2 की पावर 5 32 होता है ना, आई थिंक 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। 12 2 5 बार मिलेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। हाँ, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 इंटू 9 81, ये हो जाएगा 81 की पावर 12। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 की पावर 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 25 की पावर 12 हो जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा नंबर है, सीधा सीधा दिख रहा है 81 की पावर 12 ज्यादा बड़ा होगा। बस जिसका बेस सबसे बड़ा हो, तो 3 की पावर 48 इज द लार्जेस्ट नंबर। ऐसे इन क्वेश्चन को कर लिया करना, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम पर आपसे रीजनिंग भी पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करते रहना एक बार। 137 प्लस 276 को अगर आपस में ऐड किया जा रहा है तो 435 आ रहा है। कह रहा है 731 और 672 को आपस में ऐड करो तो क्या आएगा। ये रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ लगाकर देख लो। देखो 1 और 2 को ऐड करने पर 4 आता है इनके अकॉर्डिंग, 7 और 3 को ऐड करने पर 3 आता है इनके अकॉर्डिंग, 7 और 6 को ऐड करने पर 5 आता है इनके अकॉर्डिंग। तो देखो 1 और 2 को ऐड करने पर 4 आता है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए लास्ट में। 4 तो देखो किसमें दे रखा है, एक में ही दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। पूरी रीजनिंग लगा के देख सकते हो। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग 7 और 3 ऐड होते हैं तो 3 आता है, इनके अकॉर्डिंग 7 और 6 ऐड होता है तो 5 आता है। आ गया 534, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस नेट के जो आते हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग दूसरे वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिखा दिए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करना, इस प्लेलिस्ट को भी देख लेना जाकर, इसमें जितनी वीडियोस हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बाकी आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए और एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार पूरे सिलेबस को जरूर रिवाइज करिए और कम से कम 3 बार मेजर टेस्ट दीजिए।
मॉक टेस्ट दीजिए 3 बार कम से कम, बाकी 5, 6, 7, 8 जितने दे सकते हैं उतने भी आप दे दीजिए। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, मैटकेम क्लासेस के ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं केमिकल साइंस की। बाकी नए बैचेस दिसंबर 2024 और जून 2025 के स्टार्ट हो रहे हैं 10 जून से, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगा थोड़ा जल्दी था, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट करना, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।